नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। विजन आईएएस की करंट अफेयर की मैगजीन्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, टॉपिक नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है एंटी कन्वर्जन लॉस। दोस्तों, डिस्कशन आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस पे ये सभी इनिशिएटिव्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। घटना चक्र की, पॉलिटी और हिस्ट्री की सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम लोग स्टैटिक सब्जेक्ट को कवर करते हैं एमसीक्यूज़ की फॉर्मेट में। डेली एक स्टैटिक सब्जेक्ट को जो है वो पिक करा जाता है। मध्य प्रदेश जीके जो है वो आपकी मैक्सिमम 2 या 3 दिन के अंदर जो है वो सीरीज़ आने वाली है और इसमें थोड़ा सा देरी लग गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और जो करंट अफेयर्स हैं दोस्तों, तो करंट अफेयर्स का फॉर्मेट मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा चेंज हुआ है डेली करंट अफेयर्स का। पहले हम लोग एमसीक्यूज़ की फॉर्मेट में करंट अफेयर्स को डिस्कस करते थे, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स को डिस्कस करने की ज़रूरत है और उसके बाद अगर हमें क्वेश्चंस दिख जाए एमसीक्यूज़ की फॉर्मेट में तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो आपको जो है करंट अफेयर्स अब कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से जो है वो कवर करवाए जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। और दोस्तों, इन सभी डिस्कशंस की जो पीडीएफ है आप वीडियो के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर अवेल कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करके अपने क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों अपने 5th टॉपिक की, जो कि है एंटी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड। कंटेक्स्ट देखिए क्या है। कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने हाल ही में एक बिल पास करा जिसका नाम है कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021, जिसको एंटी कन्वर्जन बिल के नाम से भी जो है मीडिया ने हाईलाइट करके दिखाया। अब ये जो बिल है कर्नाटका के 2nd हाउस में यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा और वहाँ पर अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर गवर्नर के एसेट मिलने के साथ ही ये वहाँ पर एक एक्ट बन जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग बात करें हमारे देश में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो 9 राज्य हैं लगभग। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना स्टेट पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ये रही आपके सामने लिस्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 राज्य कुल ऐसे हैं जहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉज जो है हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं। अब कर्नाटका ये जो बिल लेकर आई है, इस बिल के कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, इस बिल में ये बोला गया है अगर रिलीजन के ग्राउंड पर कोई किसी पर्सन का फोर्स कन्वर्जन करवाता है, मान लीजिए ए पर्सन किसी रिलीजन से बिलोंग करता है और वो बी का फोर्स कन्वर्जन करवाता है, तो ये बिल इन सभी एक्टिविटीज़ पे पाबंदी लगाता है, प्रोविजन लगाता है कि जो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में अगर किसी पर्सन को ज़बरदस्ती, फ्रॉड के साथ या मैरिज का झूठा दिलासा देकर अगर इन सभी ग्राउंड्स पर जो है कन्वर्ट करा गया है तो ये प्रोहिबिट करा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन जो है, यहाँ पर एक लाइन बोली गई है कि अगर कोई पर्सन जो है अगर कन्वर्ट हो चुका है दूसरे रिलीजन में और वो वापस अपने रिलीजन में रिकन्वर्ट होना चाहता है तो उसको कन्वर्जन नहीं माना जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये एक अलग बात है कि जब कोई पर्सन अगर मान लीजिए कि दूसरे रिलीजन में अगर जा चुका है तो और शादी के बाद मान लीजिए अक्सर ऐसा होता है, कोई एक लेडी है वो शादी कर किसी दूसरे रिलीजन में, अब वो दूसरा रिलीजन अपना चुकी है, अब वो अगर वापस आ रही है तो ये जो है कन्वर्जन का एक्ट नहीं है, कन्वर्जन का मतलब इवेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात सही भी है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर लाइन ये यूज़ करी गई है कि झूठा दिलासा देकर, फोर्स का इस्तेमाल कर फ्रॉड का या मैरिज का झूठा दिलासा देकर अगर इन ग्राउंड्स पे अगर पर्सन का कन्वर्जन हुआ है तो वो तो इसकी विल के अगेंस्ट हुआ है ना। ठीक है, तो एक्चुअली जो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, मैंने आपको शुरू में बोला कंफ्यूज करने को, लेकिन बात यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड और फोर्स की वजह से अगर पर्सन का कन्वर्जन हुआ है, पर्सन नहीं करना चाहता था, कोई एक लेडी है, मैंने उसको झूठा दिलासा देकर अपने रिलीजन में कन्वर्ट करवा लिया शादी के झूठे वादे कर, अब अगर वो अपने रिलीजन में पुराने वाले वापस जाना चाहती है तो वो कन्वर्जन थोड़ी ना हुआ, वो तो उसी रिलीजन से बिलोंग करती थी, उसको तो फ्रॉड की वजह से दूसरे रिलीजन में लाया गया था ना। ये चीज़ बोली गई है इसके अंदर। ठीक है, और अगर कोई फोर्स कन्वर्जन को जो है अगर इसको कैरी करता है तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये एक ऑफेंस माना जाएगा, ऑफेंस ऑफ कन्वर्जन, और इसके लिए जो कानूनी प्रावधान होगा वो होगा कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल ऑफेंस ही होगा, और इसके लिए पेनल्टीज प्रपोज करी गई हैं जैसे जेल टर्म और फाइन। अब दोस्तों हम लोग जो है इतिहास डिस्कस करते हैं कि हमारे इंडिया में पास्ट में एंटी कन्वर्जन लॉज जो हैं कैसे कैसे आए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज़ादी के पहले जो है वो सिनेरियो क्या एग्जिस्ट करता था। देखिए, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आते हैं तो वो
आपको पता होगा, आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में पढ़ते होंगे कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है यूरोप से भेजे गए थे, ब्रिटेन से भेजे गए थे यहाँ पे लोगों का रिलीजन जो है कन्वर्ट करवाने को, और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने को। तो बड़ी सारी प्रिंसली स्टेट जो थी इस एक्ट से जो डर गई थी और अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे देश में एकदम से 1930s के एरा में और 1940s के एरा में जो है बड़े सारे हमें ये लॉज देखने को मिलते हैं प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा, जैसे रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट 1936, पटना फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1942 और उदयपुर स्टेट एंटी कन्वर्जन एक्ट ऑफ 1946। ठीक है, तो ये प्री इंडिपेंडेंस लेवल की बात हुई, आज़ादी से पहले वाली। अब जब देश हमारा आज़ाद हो गया तो एक प्रॉपर तरीके से एक्ट के लेवल पर कि एंटी कन्वर्जन के लिए एक एक्ट आए, इसके लिए बड़ी सारी कोशिशें करी गई बड़ी सारी सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम। जैसे 1954 में इंडियन कन्वर्जन रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन बिल इसको इंट्रोड्यूस करा। 1960 के अंदर बैकवर्ड कम्युनिटीज रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल इसको इंट्रोड्यूस करा गया। 1979 के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिल इंट्रोड्यूस करा गया। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सभी के सभी जो है वो बिल ही रह गए और ये एक्ट जो है वो नहीं बन पाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट्री सपोर्ट जो है इस किसी भी बिल को यहाँ पर नहीं मिला। तो हमारे नेशनल लेवल पे एक ऐसा बिल लाने के लिए जो अटेम्प्ट्स जो पास की सरकारों ने करे वो एक तरीके से फेलियर साबित हुए। करंट स्टैंड की अगर हम लोग बात करें कि आज का कंटेम्प्रेरी सिनेरियो क्या है एंटी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड, अब देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हम लोग जो है एक कर्नाटका की तैयारी करने के लिए तो ये टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये कर्नाटका का एक्ट है और ये विजन आईएएस ने अपनी मैगजीन में डाल दिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंटेक्स्ट अलग है। कर्नाटका के इस बिल को डिस्कस करना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है, आपको ये वाली बात सुनकर ज़्यादा जो है सेंसिकल लगेगी बात। 2015 में लॉ मिनिस्ट्री ने ये बोला कि ये जो कन्वर्जन एंटी कन्वर्जन के जो मैटर है ना, ये प्योरली स्टेट सब्जेक्ट है और अगर पार्लियामेंट इसके ऊपर ऐसे किसी मैटर के ऊपर अगर कानून बनाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के खिलाफ होगा। इसका मतलब ये है हमारे देश में एंटी कन्वर्जन जो लॉज हैं जो बनाए जाएंगे, तो लॉ मिनिस्ट्री का ये बोलना था 2015 में कि स्टेट्स के डोमेन के अंदर ही आता है, स्टेट्स के पास पावर है एंटी कन्वर्जन लॉज को बनाने के लिए। इसलिए जो हम ये टॉपिक आज डिस्कस करने बैठे हैं कि कर्नाटका की विधानसभा जो है ऐसा एक बिल लेकर आई है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो वही ला सकते हैं। नेशनल लेवल पर एक कॉमन बिल लाना और फिर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, सारी स्टेट्स के ऊपर थोप देना, ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा लॉ मिनिस्ट्री का मानना था। तो इसलिए अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं, विधानसभाएं जो हैं अलग अलग राज्यों की, वो इस बिल को लेकर आती हैं। ठीक है, ऐसा बिल एंटी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड। अब अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि रैशनल क्या है, किस लॉजिक से जो है ये एंटी कन्वर्जन लॉज जो है लेकर आए जाते हैं, तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसे तर्क दिए गए हैं कि डर लगता है काफ़ी सारे राज्यों को कि जो डेमोग्राफी है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इससे चेंज हो जाएगा। कि मान लीजिए बड़े सारी एक कोई कम्युनिटी है, रिलीजन है, मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का दोस्तों नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमें ये वाली चीज़ जो है अपनी ज़बान पर लेकर नहीं आनी है, ना ही हमें अपनी मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ करनी है। तो आप हमेशा यूज़ करा करो एक पर्टिकुलर रिलीजन वर्ड यूज़ करा करो। आप जब भी लिखा करो तो आप बोला करो अ पर्टिकुलर रिलीजन। अब आप फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, हिंदू ने ऐसा करा, मुसलमान ने ऐसा करा, क्रिश्चियन ने ऐसा करा, ये वाले वर्ड्स यूज़ मत आप करा करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जामिनर वहाँ पर कौन बैठा है और आपको एक क्वेश्चन की वजह से, आपके एक एग्जाम्पल देने की वजह से आपको कितनी पेनल्टी लगकर जो है आपका साल बर्बाद हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचा करो, बिकॉज यू आर एडमिनिस्ट्रेटर। आप किसी एक डिस्मिनेशन वाले जो है ऐसी टोन को आप यूज़ मत करो। तो हम लोग बात कर रहे थे कि बड़े सारे राज्यों को डर लगता है, राज्य की सरकार को डर लगता है कि डेमोग्राफी से चेंज हो जाएगी, कि एक पर्टिकुलर रिलीजन जो था अभी तक उस स्टेट में उसके लोग ज़्यादा थे, अब अगर कन्वर्जन होने लगेगी तो बी जो है वो उसके उस रिलीजन के लोग ज़्यादा होने लगेंगे और ए रिलीजन के जो लोग हैं वो कम होने लगेंगे। तो ये एक रेमेडी देखा जाता है कि एंटी कन्वर्जन लॉज जब आएंगे तो इस प्रकार से फोर्स कन्वर्जन को रोका जा सकता है। दूसरा पॉइंट, ये एक तरीके से ब्लैंकेट बैन नहीं है प्रोविजन के ऊपर। कहने का मतलब ये है जो एंटी कन्वर्जन लॉज जो आते हैं, बड़े सारे राज्यों का ऐसा कहना है, जो राज्य लेकर आए हैं इनको, जैसे अभी हमने ऊपर 9 राज्य देखा और आज कर्नाटका का एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये कन्वर्जन के ऊपर जो है स्टॉपेज नहीं लगाता, फुल स्टॉप नहीं लगाता, बल्कि ऐसे कन्वर्जन के ऊपर ऐसे बिल लाए जाते हैं जो कि बाय फोर्स, फ्रॉड तरीके से किसी को बहला फुसलाकर अगर कन्वर्ट करे गए हो तो, और जब इस प्रकार से अगर कन्वर्जन किसी का करा गया हो तो उसको क्रिमिनलाइज करा जाए, ये पर्पस है। और ये एक रैशनल है जो कि बड़ी सारी राज्य सरकार को कहना है, जो कि इस तरीके के एक्ट लेकर आई है कन्वर्जन से रिलेटेड। अब ये मानना है दोस्तों कि इस तरीके के जो भी बिल आते हैं उसकी वजह से जो पर्सन का जो रिलीजियस फ्रीडम है वो स्ट्रेंथन होता है, और पर्सन का जो रिलीजियस फ्रीडम है
उसको एक तरीके से नेसेसरी सेफगार्ड मिलते हैं, प्रोटेक्शन मिलती है। कैसे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये चीज़ रिकॉग्नाइज करी गई है कि पर्सन का रिलीजियस फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़े सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें भी ये वाली चीज़ कही गई है। जैसे इंडिया का एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं, आर्टिकल 25 जो है दोस्तों वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ठीक है। बड़ी सारी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है जो कि लगाई जाती हैं वेरियस ग्राउंड पे, जैसे पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी और अदर फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पर जो मोरालिटी वर्ड पे जो फोकस करा गया है उसका मतलब यहाँ पर यह है कि पर्सन के मॉरल विल के अगेंस्ट जाकर उसका कन्वर्जन ना कराया जाए। मुझे अगर नहीं जाना है एक पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जो है प्रेयर करने, तो कोई मुझे ज़बरदस्ती लेकर नहीं जा सकता। और ये भी बात नहीं है कि अगर मुझे किसी धर्म में विश्वास नहीं है तो कोई मुझे विश्वास दिला भी नहीं सकता, क्योंकि एथीस्ट को भी एक तरीके से प्रोटेक्शन है, उसके भी जो अगर मानने का मन नहीं करता किसी रिलीजन में तो उसको भी एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में उसको भी इक्वल प्रोटेक्शन दी गई है। अब इंडिया जो है, इंडिया के अंदर सिस्टम कुछ इस प्रकार से वर्क करता है कि इंडिया का कानून ये बोलता है कि कन्वर्जन होना, अगर जैसे मतलब मान लो कि मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हूँ और मेरी वाइफ दूसरे रिलीजन से बिलोंग करती है शादी से पहले, लेकिन जब हमारी शादी हुई तो शी रेडिली एक्सेप्टेड कि अब वो मेरे रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए ऑटोमेटिकली सारी जो रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उसको अपनाने के लिए तैयार है। अब मैंने उसके जो है बहला फुसलाया तो नहीं, मैंने कोई थ्रेट का इस्तेमाल तो नहीं करा मैंने उसके ऊपर। तो इस तरीके से अगर कन्वर्जन होता है तो ये लीगल है। लेकिन अगर मैं फ्रॉड, इंड्यूसमेंट और वो जो ये जो ऊपर वर्ड थे, फोर्स का इस्तेमाल करके, बहला फुसला कर, फ्रॉड कर अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे अपने रिलीजन की तादाद बढ़ानी है, कल को उसका रिलीजन छुड़वा कर मैं अपने रिलीजन में उसको लेकर आऊँगा, फिर जब हमारे बच्चे पैदा होंगे तो उससे सिमिलर मेरे वाले रिलीजन वाले और जनरेशन आगे बढ़ेगी, जिसकी वजह से मैं कंट्री की डेमोग्राफी चेंज कर पाऊँगा, इस इंटेंशन के साथ अगर कन्वर्जन करी जाती है और किसी की विल के अगेंस्ट करी जाती है, मोरालिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करा गया, क्योंकि मोरालिटी इज अ टर्म दैट इज़ यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 25। तो इस तरीके की कोई भी अगर रिलीजियस कन्वर्जन करी जाती है तो उस पर पाबंदी लगाने की बात करी गई है। ये है इसका मतलब, ठीक है। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये जो फोर्स कन्वर्जन है या फिर एंटी कन्वर्जन जो लॉज हैं, ये एकदम से करंट अफेयर का टॉपिक क्यों बन गए हैं? तो देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। इनका जो बेस है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में लाई करता है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट चल रही थी तो हमारे नेशनल लीडर्स जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये मानना था कि फोर्सफुल तरीके से अगर रिलीजियस कन्वर्जन करी जाती है तो वो एक गलत चीज़ है। और ये एक प्रकार से जो आज हम लोग एंटी कन्वर्जन लॉस के बारे में बात करते हैं आज़ाद भारत में, तो वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का एक मॉरल बेस बना, कि जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि हमारे नेशनल लीडर्स भी बोल चुके हैं, उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस करा था कि फोर्सफुल कन्वर्जन गलत है। तो आज अगर एंटी कन्वर्जन लॉस के बारे में बात चल रही है तो ये कोई गलत बात नहीं है। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक और मेंबर थे, अनंथा सयनम अयंगर, उन्होंने ये प्रपोज करा था कि कन्वर्जन जो है, फोर्सफुल कन्वर्जन जो है वो बैन होना चाहिए। और उन्होंने इस प्रकार तक कन्वर्जन के बारे में टिप्पणी करी थी कि अगर किसी को कन्वर्ट करा जा रहा है तो एक जज के सामने उस पर्सन से ओथ खिलवाई जाए कि हाँ मैं रेडी हूँ इस पर्टिकुलर रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए, और तब वो कन्वर्जन जो है वो परमिसिबल लिमिट्स के अंदर आएगा। ऐसा इनका मानना था। अनंथा सयनम अयंगर, ये आप लास्ट में इनका नाम देख सकते हैं जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने रैशनल डिस्कस करा कि एंटी कन्वर्जन लॉज जो है वो भारत में आते क्यों हैं। अब दोस्तों एंटी कन्वर्जन लॉस के ना कुछ इश्यूज भी हैं। जैसे सबसे पहला इशू है बर्डन ऑफ प्रूफ का, कि यहाँ पर जो है जिस पर्सन का कन्वर्जन हुआ है ना, उसको छोड़कर जिसके सामने कन्वर्जन हुआ है, यानी कि कन्वर्टर जो है, या फिर हम ऐसा कहें कि जिस पर्सन ने जो है वो कन्वर्जन होते हुए देखा था या करवाया है, जिसकी वजह से हुआ है। मान लीजिए किसी एक लेडी का एक हस्बैंड है, वो एक रिलीजन से बिलोंग करता है, और ऑब्वियस ही बात है शादी होने के बाद इंडियन समाज में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो है वो लेडी किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती हो, लेकिन अब वो हस्बैंड का रिलीजन जो है वो अपना रही है। तो यहाँ पर उस लेडी से नहीं पूछा जाएगा, उसका ओपिनियन मायने ही नहीं रखता है। आप उससे तो पूछो कि एक बारी उसके कुछ फोर्स यूज़ हुआ है, कुछ फ्रॉड यूज़ हुआ है। जब अगर वो बोल दे कि फोर्स फ्रॉड यूज़ हुआ है तब तो आप एक्शन लो। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है, बर्डन ऑफ जो प्रूफ है, वो ऐसे पर्सन के ऊपर है जिसने फैसिलिटेट करवाया है दूसरे पर्सन को कन्वर्ट करवाने के लिए, यानी कि यहाँ पर जो कन्वर्टर है वो हस्बैंड को माना जाएगा। उसके अलावा एक इशू और भी है लैक ऑफ इक्विटेबल ट्रीटमेंट का। ऐसा माना जाता है कि ये जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, ये अपने डिज़ाइन, अपने स्ट्रक्चर में और जिस तरीके से इंप्लीमेंट करे जाते हैं, तो ये इंडिविजुअल का राइट जो है ना कन्वर्ट होने का, उसको इन्फ्रिंज करते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि हर बार जब कोई कन्वर्ट होना चाह रहा हो तो वो अपनी विलिंगनेस से भी तो हो सकता है।
आप दूसरे रिलीजन को है जो ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, आप किसी भी रिलीजन में बॉर्न हुए तो ज़रूरी तो नहीं आप उसी रिलीजन में रहकर मरोगे उसका टैग लेकर, आप दूसरे रिलीजन में आपको कन्वर्ट हो सकते हो। तो राइट टू कन्वर्ट भी तो एक हमारा फंडामेंटल राइट है। और ऐसा माना जाता है कि अगर एकदम से सडनली मेजॉरिटी जनसंख्या जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन में कन्वर्ट होने लग जाए और फिर जो है सरकार एक्शन लेने लग जाए, तो इसका मतलब तो आप जानबूझ के चाह रहे हो ना कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जो हैं वो उसी रिलीजन में टिके रहे, है ना। मैं नाम तो नहीं ले रहा इस लेक्चर में, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करने की कोशिश भी करी जाती है। हो सकता है लोगों को पसंद आ रहा हो दूसरा रिलीजन, उसकी प्रैक्टिसेस, और एकदम से बढ़ना एकदम से ना बढ़ना जरूरी नहीं है कि हर केस में फोर्स और फ्रॉड यूज हुआ हो। तो ये सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और ये एक इशू है इक्विटेबल ट्रीटमेंट का। अब दोस्तों होता क्या है, हमारे देश में जो पिछड़ी हुई जगह है ना, जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, वहाँ पर जो है इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर और आज भी एक टैबू रहता है। और जब ऐसे लॉस की बात जो है जब खबरों में सामने आती है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का जो पर्सन है उसको पीट दिया गया माइनॉरिटी ग्रुप्स के द्वारा, माइनॉरिटी लीडर्स ने उसको मिलकर पीट दिया कि तुम फोर्सफुल तरीके से कन्वर्जन करवा रहे हो, और उसकी जो है वाइफ से भी नहीं पूछा गया कि तुम्हारे साथ किसी तरीके का फोर्स या फिर बहला फुसलाकर तुम्हें कन्वर्ट करा गया है। तो ये एक ना डर का माहौल जो है, डर का एटमॉस्फेयर जो है वो देश भर में पैदा करता है, स्पेशली बैकवर्ड रीजन्स में। कि ये ऐसा देखा गया है कि जो अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन जो होता है लोगों का, अगर किसी को जेल हो रही है, कुछ हो रही है, ऐसे केसेस में ये तो इंस्टेंसेस बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है, लेकिन फिर भी एक जो डर है लोगों के बीच में कि इंटरफेथ मैरिजेस करने का, मैं किसी एक पर्सन से प्यार करता हूं जो कि दूसरे रिलीजन के अंदर है, तो अब मुझे उससे शादी करने से पहले बहुत ज़्यादा जो है वो देखना पड़ेगा कि यार ये जिस समाज में मैं रह रहा हूँ, जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या है कि क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ क्योंकि वो दूसरे रिलीजन से बिलोंग करती है। तो ये सब बातें जो है वो डर है, और पर्सन के आप जानते हैं कि ये फ्रीडम्स को जो है और राइट्स को वॉयलेट करने का काम करता है, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। अब ऐसा माना गया कि इन लॉज में जो है दोस्तों जो वर्ड यूज़ करे गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेग हैं और उनका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। अब ये जो वर्ड्स हैं जैसे फोर्स है, फ्रॉड यूज़ करना, कि बहला फुसला कर एल्योरमेंट करना, अब ये लूज तरीके से डिफाइंड है। इसको आप क्रिस्टल क्लियर वे में डिफाइन तो करो कि फोर्स है क्या, फ्रॉड है क्या। अब अगर लॉज को आप जानते हो कि अगर उनको क्रिस्टल क्लियर वे में डिफाइन ना करा जाए, उनको मिसरीड करा जाए, तो ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं कि एक पर्सन को पकड़कर पीट दिया गया, माइनॉरिटी ग्रुप का वो पर्सन था, मेजॉरिटी ने उसको पकड़कर पीट दिया, ठीक है। और इस वजह से क्या हो सकता है कि 21वीं सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं, 2022 के साल में इतना मॉडर्न ज़माना है जब हमें ग्रोथ इकोनॉमी इन सब पे, इन इशूज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह, लेकिन हमारी जो सोसाइटी होगी वो कम्युनल लाइन्स पर जो है वो बढ़ जाएगी। उसके अंदर एक फॉल्ट देखने को मिल जाएगा। रिलीजन ए के लोग जो हैं वो हो सकता है रिलीजन बी के लोगों से नफरत करने लगे, और बढ़ते हुए ज़माने में, बढ़ती हुई मॉडर्न सोसाइटीज़ में इस तरीके के जो भेदभाव हैं, जो टकराव हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच में होना, ऐसे केसेस को लेकर सही बात नहीं है। अब ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, जो हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस करा, ये अगर कोई ऐसा एक्ट आता है तो वो एक तरीके से इंटीग्रल ह्यूमन नेचर जो होता है कि हम किसी से भी शादी कर सकें, हमारा राइट है, ऐसे राइट्स को जो है हानि पहुंचाता है इस तरीके के एक्ट, ऐसा बड़े सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। बड़े सारे इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस कंसेप्ट को, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के कंसेप्ट को जो है इंपॉर्टेंस देती हैं। जैसे आर्टिकल 18 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और जो आर्टिकल 18 है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, वो रिकॉग्नाइज करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। ऐसा माना जाता है कि कुछ जो एक्ट्स हैं जो उनमें फ्रीडम दे रखी है इंटरकास्ट मैरिजेस करने की, या फिर दो पर्सन वो अलग अलग रिलीजन से अगर बिलोंग करते हैं तो वो आपस में शादी कर सकते हैं, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट। तो ये इस तरीके का एंटी कन्वर्जन एक्ट जो है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश जो एक्ट जिसमें फ्रीडम दे रखी है पर्सन को, ये एंटीथेटिकल है कि मतलब बिल्कुल ऐसे एग्जिस्टिंग एक्ट्स के अगेंस्ट जाते हैं, ऐसे नए वाले एक्ट्स जो एंटी कन्वर्जन लॉज के ऊपर बनाए जाते हैं राज्य सरकारों के द्वारा। और लास्ट में एक सिंपल सी बात बोली गई है कि ये प्राइवेसी को लेकर, इंडिविजुअल की प्राइवेसी को लेकर जो है कंसर्न्स, उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है कि वो अपना पार्टनर चूज़ कर सके, दूसरे धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर सके, दूसरे धर्म के रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सके, इस चीज़ के भी इंडिविजुअल की फ्रीडम में अड़ंगा डालते हैं इस तरीके के लॉज, एंटी कन्वर्जन लॉज। अब दोस्तों हमको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के सामने टाइम टू टाइम जो केसेस आए हैं, तो लीगल चैलेंजेस की ऐसी हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात कर लेते हैं एंटी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड। ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकते हैं। फिल्म्स के लिहाज से तो ऐसी जजमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन मेंस में आप कोट कर सकते हैं जजमेंट को। पहला केस है रेवर्ड स्टेनिलॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स, 1977 के अंदर ये केस आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एंटी कन्वर्जन लॉज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे मध्य प्रदेश और ओडिशा के अंदर, उसको पहले एग्जामिन करा और इन दोनों एक्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को वैलिड रखा।
मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो वो दोनों एक्ट्स हैं वो कंटिन्यू में रहे मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। इसके बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमारे देश में हर एक पर्सन के पास फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है और फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसके अंदर जो पब्लिक ऑर्डर दे रखा है उसकी रिस्पेक्ट जो है करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना था कि आर्टिकल 25 क्लॉज 1 के अंदर जो फ्रीडम टू प्रोपोगेट वंस ओन रिलीजन का जो फंडामेंटल राइट पर्सन को गिवन है, वो फंडामेंटल राइट बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि आप दूसरे पर्सन को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कन्वर्ट करा जाए तो वो अगर जो है जानबूझ के पर्पसिव कन्वर्जन अगर हो उस पर्सन की, तो वो पर्सन के फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की, उसकी मोरालिटी के अगेंस्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये भी बोला कि एंटी कन्वर्जन जो लॉज हैं वो एंट्री 1 लिस्ट 2 जो कि 7 शेड्यूल में है उसका पार्ट है। यानी कि साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये स्टेट लिस्ट के अंदर ये पार्ट आता है एंटी कन्वर्जन लॉज का जो सब्जेक्ट है, और पब्लिक ऑर्डर को किसी भी तरीके से हानि ना पहुंचे, उसका डिस्टर्बेंस ना हो। अगर कन्वर्जन जो होता है एक पर्सन का फोर्सफुल तरीके से दूसरे रिलीजन के अंदर या किसी भी मैनर में, तो पर्सन की जो कंसाइंस है या फिर उस कम्युनिटी की जो कंसाइंस है वो हार्म नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ें जो है स्टेट को देखनी चाहिए। इसके लिए अगर लॉ बनाया जाता है तो वो लॉ बिल्कुल वैलिड होगा। तो ऐसा जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मानना था इस केस के अंदर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने 1995 में एक केस आता है, सरला मुदगल केस नाम था इस केस का। तो इस 1995 के केस में सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म यूज़ कर ही ली इस केस में फाइनली, कि अगर किसी पर्सन को इस्लाम के अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा उस केस के अंदर कि अगर वो इस इंटेंशन से करा जा रहा है पॉलीगैमी प्रैक्टिस करने के लिए। पॉलीगैमी क्या होता है? पॉलीगैमी दोस्तों एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें एक पर्सन एक से ज़्यादा वाइफ रख सकता है या फिर एक वाइफ एक से ज़्यादा हस्बैंड रख सकती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो है मर्द का केस था, तो एक मर्द जो है वो बहुत सारे बीवियाँ ना रख सके। अगर इस इंटेंशन से जो है आप उसको इस्लाम में कन्वर्ट करवा रहे हो, जो कि आपका धर्म आपको परमिट करता है, लेकिन उस लेडी के मॉरल कंसाइंस के वो विरुद्ध है, तो ये चीज़ सही नहीं है, इसको फोर्स कन्वर्शन माना जाएगा। इसी पोजीशन को रीअफर्म सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा अपनी दूसरी जजमेंट में करा, जिसका नाम था लिली थॉमस केस 2000 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो गिवन है, इसका वॉलेशन नहीं माना जाएगा अगर किसी पर्सन को सज़ा दी जा रही है बाइगैमी के केस में। अब दोस्तों बाइगैमी क्या होता है? अगर मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और उस मैरिज को बर्खास्त करे बिना, मतलब अपनी ऑलरेडी मैरिड लाइफ को तोड़े बिना अगर मैं एक और शादी कर लेता हूँ एक मैरिज के होते हुए, तो वो उस केस को कहते हैं हम लोग दोस्तों बाइगैमी। इसके लिए टर्म यूज़ होती है बाइगैमी, जो कि आपको दिख रहा है। तो इस लिली थॉमस केस 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा था, अगर किसी पर्सन को बाइगैमी केस के तहत या प्रैक्टिस के तहत जो इसको सज़ा दी जाती है, तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि अंडर आर्टिकल 25 है, इसका वॉलेशन नहीं माना जाएगा ऐसे किसी पर्सन को सज़ा देना। उसके बाद दोस्तों लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एक पर्सन को जो है स्टेट पनिशमेंट दी जा सकती हैं अगर ये देखा गया है कि अगर इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिजेस जो है उसके उस पर्सन के द्वारा जो है उसको करा जा रहा है या फिर उसको रीइंफोर्स करा जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जो है वायलेंस और थ्रेट का अगर इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसी इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिजेस के अंदर, मतलब एक धर्म से आया हुआ पर्सन दूसरे धर्म के जो है मैन या फिर लेडी के साथ अगर वो शादी कर रहा है, तो ऐसे यहाँ पर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का जो है प्रावधान बोला सुप्रीम कोर्ट ने लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आता है एम चंद्रा वर्सेस एम थंगामुथु एंड अदर्स 2010 का एक केस था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंतर्गत एक टेस्ट बोला कि अगर कोई कन्वर्जन होता है तो उस कन्वर्जन को प्रूव करने के लिए एक टेस्ट हो। अब वो टेस्ट के पैरामीटर क्या थे? दो चीज़ें बोली सुप्रीम कोर्ट ने। पहला बोला कि एक कन्वर्जन जो हो इसकी बात सिद्ध होनी चाहिए, देयर हैज़ टू बी कन्वर्जन हुआ है क्या पर्सन का, ये वाली बात पहले सामने आए। दूसरा, जिस कम्युनिटी में पर्सन जो है कन्वर्ट हुआ है तो वहाँ उसकी एक्सेप्टेंस है क्या, वो कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट कर रही है क्या कि अब आप जो है इस कम्युनिटी में, इस रिलीजियस कम्युनिटी में आप शामिल हो गए हो। तो एक्सेप्टेंस का जो क्लॉज है वो यहाँ पर बोला सुप्रीम कोर्ट ने। तो टेस्ट के दो पैरामीटर रखे कि एक तो कन्वर्जन देखनी चाहिए, दूसरा जिस कम्युनिटी के अंदर पर्सन जो गया है कन्वर्ट होकर, तो वहाँ पर उस पर्सन की एक्सेप्टेंस है कि नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इस एम चंद्रा वर्सेस एम थंगामुथु एंड अदर्स केस में 2010 में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आई थी कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया, किसी एक वकील ने पूछा कि सर ये कन्वर्जन होती ही क्यों है, इसको हटाया क्यों नहीं जा सकता? कि अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए मोनिका नाम की एक पर्सन है, अब उसकी शादी होती है,
तो ऐसा ज़रूरी क्या है कि मोनिका को अपने हस्बैंड का सरनेम जो है अपने हस्बैंड की रिलीजियस आइडेंटिटी उसको कैरी करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए बोला कि हम इसको जो है कंप्लीट तरीके से इंडियन सोसाइटी से हटा नहीं सकते। तो इस चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करी। तो 2010 में ये वाली बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी कि क्यों एक पर्सन को जो है रिलीजियस आइडेंटिटी सामने वाले पर्सन के साथ अपनानी पड़ती है, कन्वर्जन आफ्टर ऑल होता ही क्यों है, नीड क्यों अराइज होती है इसकी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम लोग इसको कंप्लीट तरीके से हटा नहीं सकते कि मैंने बस एक जजमेंट दे दी और ये हट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का बोलना था। उसके बाद दोस्तों 2 केसेस जो है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आए। एक केस आया 2010 में जिसका नाम था गा अरीफे अलियास आरती शर्मा वर्सेस गोपाल दत्त शर्मा केस 2010 और फ़हीम अहमद वर्सेस माविया केस 2011। इन दोनों केसेस में दिल्ली हाई कोर्ट ने लेमेंट करा। लेमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों जब कोई अपना जो दुख है वो जाहिर करे। दिल्ली हाई कोर्ट का ये मानना था कि रिलीजियस कन्वर्जन जो है हमारे देश में किसी भी रीज़न से हो जाता है, फालतू किसी भी रीज़न के चक्कर में, जबकि कन्वर्जन जो होना चाहिए, रिलीजियस कन्वर्जन अगर किसी पर्सन का हो रहा है तो उसका एक ही पर्पस होना चाहिए कि उस पर्सन का स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जो हो वो होता रहे, उसका स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन ना हो कि मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग मुझसे कुछ ऐसा धर्म फॉलो करवाया जा रहा है जिसका मेरी अंतरात्मा मुझे जवाब दे रही है कि मेरा मन नहीं है इस चीज़ को फॉलो करने का, ऐसा ना हो। लास्ट में देखिए दोस्तों, राइटर ने वे फॉरवर्ड में हमें इतनी सी बात बताई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि ये एंटी कन्वर्जन लॉज कितने ठीक है कितने गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज के अंदर आते हैं कि नहीं आते, 4 स्टेट्स के देखने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट को, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये जो केसेस है कि ये वैलिड है कि नहीं है, ये पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में अभी भी, लेकिन कोर्ट ने इनकी वैलिडिटी को टेस्ट करना अभी भी बाकी है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर स्टे नहीं लगाया, रोक नहीं लगाई है, रिफ्यूज़ कर दिया कि हम स्टे नहीं लगाएंगे। कोई भी चैलेंज अगर इन लॉस को करा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को जो है एक चीज़ देखने की आवश्यकता है जो गंभीर तरीके से, वो है स्टेनलेस लॉस जजमेंट जो हमने ऊपर देखी थी उसकी वर्डिक्ट को, जिसमें जो है कंसाइंस की बात करी गई थी, मोरालिटी की बात करी गई थी, पब्लिक ऑर्डर की बात करी गई थी, वो वाली जजमेंट, ठीक है। और राइट टू प्राइवेसी जजमेंट को भी अकाउंट में लेना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट अगर इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी जो है वो पास करे। तो दोस्तों पॉलिटी एंड गवर्नेंस के आर्टिकल्स में हम लोगों ने अभी तक जो है आज की क्लास तक हमने एंटी कन्वर्जन लॉज तक के 1.5 तक के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अदर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको मज़ा आया होगा इस डिस्कशन में। तो आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।